1975 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 उपवर्गों में विभाजित किया था। इस सब क्लासिफिकेशन का सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में विरोध किया था, लेकिन 2024 में वही जजमेंट को पलट दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपवर्गीकरण की अनुमति अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट को करने की अनुमति दे दी है। क्या आपको लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को अंतिम मानते हुए राज्यों को उपवर्गीकरण करने का अधिकार है? जब संसद ही अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में बदलाव कर सकती है, तो क्या राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण करना संविधान का उल्लंघन है? क्या आप मानते हैं कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी अनुसूचित जातियों को समान अवसर देना है और उपवर्गीकरण से ये उद्देश्य खतरे में पड़ सकता है? क्या उपवर्गीकरण से आरक्षण के लाभों का विभाजन आरक्षण की एकता के सिद्धांत को तोड़ सकता है? जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों में अभी भी सामाजिक और आर्थिक असमानता मौजूद है, तो क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करना सही है? मान लीजिए कि एक स्कूल में 100 सीटें आरक्षित है। उपवर्गीकरण के अनुसार उन 100 सीटों को विभिन्न उपवर्गों में बांटा जाएगा। इससे किसी उपवर्ग के वास्तव में जरूरतमंद विद्यार्थियों को आरक्षण का फायदा मिलेगा? क्या आप मानते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सदियों से भेदभाव का सामना करने के बाद उपवर्गीकरण के निर्णय से उनकी स्थिति और कमजोर हो सकती है? क्या ऐसे समूहों को एकजुट होकर आरक्षण का लाभ मिलना जरूरी है ताकि वो कमजोर ना हो सके? इसी सभी मामले को लेकर कल यानी 21 अगस्त 2024 को कई सारे SC/ST संगठनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है। दोस्तों, क्या इस निर्णय से समाज में असमानता कम होगी या और बढ़ेंगी, या इस भारत बंद आंदोलन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को चेंज या रद्द करने पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है? चलिए दोस्तों, समझते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नवीन और आप सभी का लीगल अपडेट में स्वागत है। वैसे तो दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति लगभग 2000 साल पहले हुई थी, पर हम आज बात करेंगे 1947 के बाद की, मतलब स्वतंत्रता के बाद की। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने अनुसूचित जातियों मतलब SC और अनुसूचित जनजातियों मतलब ST की परिभाषा को भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 के माध्यम से बनाए रखा। आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को इन जातियों और जनजातियों को पूरा सूची तैयार करने का आदेश दिया गया था। 1950 में संविधान अनुसूचित जाति आदेश और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश के माध्यम से ये सूची बनाई गई, जो कॉलोनियल लिस्ट की सूची से ली गई थी। बाद में 1965 को लोकुर समिति की रिपोर्ट के आधार पर समावेशन और बहिष्करण के मानदंड अपडेट किए गए। इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया, जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत के संविधान में सभी पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। भारत में आरक्षण की शुरुआत प्राचीन जाति आधारित भेदभाव से लेकर आधुनिक सामाजिक न्याय नीतियों तक की है। महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान हस्तियों और मंडल आयोग ने आरक्षण नीतियों को आकार दिया है, जबकि ये प्रणाली पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बनाई गई है। ये योग्यता पर इसके प्रभाव को लेकर बहस का विषय भी बनी है। आरक्षण की यात्रा भारत की समानता के संघर्ष को दर्शाती है, जो आज भी सामाजिक न्याय का एक इम्पोर्टेंट लेकिन कंट्रोवर्शियल विषय है। ऐसी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जिससे पूरा भारत बंद 21 अगस्त को होने जा रहा है। साल 1975 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 25% आरक्षण को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की नोटिफिकेशन जारी की थी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इन सीटों में से आधी सीटें मतलब 50% सीट प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को दी जानी थी। इसके ठीक 30 साल बाद साल 2000 में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट भी इसी नोटिफिकेशन को देखकर एक एक्ट पास करती है, आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलिज्म ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000, जिसमें शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।
ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए में ये है दोस्तों, ग्रुप बी में ये, ग्रुप सी में ये और ग्रुप डी में ये सारी सबकास्ट आती है। इसी एक्ट के सेक्शन 3 में ये भी कहा गया है कि ग्रुप वाइज अलग अलग परसेंटेज के तौर पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि इसमें ग्रुप ए की कैटेगरीज को कितना परसेंटेज मिलेगा ये दिखाते हैं। 1% ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट और सीट्स so reserved under the rule of reservation for the scheduled castes shall be reserved to the persons belonging to the following scheduled castes which shall be referred to as scheduled castes A। तो इसके नीचे ये सारी कास्ट है। ऐसे ही बाकी 3 ग्रुप में भी ये क्लासिफिकेशन किया गया था, पर साल 2005 में इस विषय पर आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया कि ये भारतीय संविधान के कुछ तत्वों का उल्लंघन करता है। और उसके बाद इस केस की अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की गई, जहां पर 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए कानून शेड्यूल कास्टेस मतलब रैशनलिज्म ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक घोषित किया गया। ताकि इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से 1975 में जो पंजाब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया गया। पर यह मामला यही रुकता नहीं है दोस्तों। पंजाब की गवर्नमेंट ने इस जुडिशियल डिसीजन को अक्टूबर 2006 में चैलेंज किया और फिर एक बार पंजाब शेड्यूल कास्टेस एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 ये कानून पास किया गया और उसे स्टेट में लागू किया गया। इस एक्ट में फिर से एससी कैटेगरी को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया, ए, बी, सी एंड डी। और इस एक्ट के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 5 में फिर से सेम बात कही गई कि 50% ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्टेस इन अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी ऑफर्ड टू वाल्मीकिस एंड मजीबी सिख्स इफ अवेलेबल एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस फ्रॉम अमोंगेस्ट द शेड्यूल कास्टेस। पर यह भी कोशिश पंजाब गवर्नमेंट की नाकाम रही। पर इस बार पंजाब हाई कोर्ट ने सिर्फ ये पर्टिकुलर सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। पर इसके बाद दोस्तों इस हाई कोर्ट के जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और उसके साथ ही ईवी चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस पुनर्विचार करने की याचिका भी दाखिल की गई। इस केस की हियरिंग साल 2020 में स्टार्ट हुई थी। पर प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। अब ये तो नहीं हो सकता कि पहले जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो भी 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, बट सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच could not overrule the earlier decision by a bench of equal strength। इसलिए दोस्तों 2023 में ये मैटर हियरिंग के लिए लिस्टेड किया गया, जहां पर हायर बेंच मतलब 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया गया और उसकी हियरिंग फरवरी 2024 को रखी गई थी। और इस केस का जजमेंट 1 अगस्त 2024 को दिया गया था, जिसमें 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 6:1 रेशियो के भारी बहुमत में यह फैसला सुनाया गया। स्टेट को भी अब यह अधिकार है कि वो एससी और एसटी के सबसे पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देने के लिए सब कैटेगरीज कर सकते हैं। दोस्तों आप इस निर्णय पर क्या सोचते हैं? आपके अनुसार आरक्षण का सिद्धांत क्या होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रखें। धन्यवाद।